नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एफएम और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं एक नई कहानी जो आपको रोमांच और सस्पेंस की एक अनोखी दुनिया में ले जाएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है, कभी रहस्य से भरी, कभी दिल को झकझोर देने वाली और कभी ऐसी जो आपके ज़हन में हमेशा के लिए बस जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। वीडियो को अंत तक देखें और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दिल्ली, भारत के दिल की धड़कन। जैसा इसका नाम वैसे ही यहाँ के लोग। यहाँ सभी का दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ प्यार के लिए ही नहीं बल्कि नफरत और लड़ाई झगड़े के लिए भी। प्यार हो या जंग, सब दिल से किया जाता है। इसी शहर के एक रईसी इलाके में सुबह सुबह एक 2 मंजिला घर से एक औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। ये निक्कू की माँ शंकुतला देवी जी की थी, जो निक्कू को उठा रही थी। माँ ने कहा, निक्कू उठना ता ऑफिस जाए खातिर लेट हो जइबे। सुबेरे के साथ बकर टेंट बज गइल बा। इनकी भाषा पूरी भोजपुरी है, क्योंकि ये और इनके पति दोनों ही यूपी से थे, जो कई साल पहले दिल्ली शिफ्ट हुए थे। सब बदल गया था, पर इन मोहतरमा की भाषा आज भी नहीं बदली थी। ऊपर के एक कमरे में एक लड़की एक बड़े से टेडी को हग करके सो रही थी, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और कुछ बालों की लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि निक्कू है, जो दुनिया से बेखबर आराम से बच्चों की तरह सो रही है। जैसे ही उसके कानों में उसकी माँ की आवाज पड़ी, उसकी नींद टूट गई और वो हल्की सी आंख खोलकर घड़ी की तरफ देखने लगी। और जैसे ही उसकी नज़र घड़ी के कांटों पर पड़ी, उसकी आंखें एकदम से खुल गई। वो बिस्तर से उतरते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगी, आज तो तू गई, इतनी देर हो गई है। इतना कहते हुए ही वो झट से वॉशरूम में तैयार होने चली गई। इधर नीचे उसकी माँ अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ई लड़की एकदम में बिगड़ गईल बिया, अभई ले सूतल बिया, उठाओ लो पर उठत नइखे। तभी रसोई के बाहर से एक आवाज आई, क्या हुआ भागवान, जो सुबह सुबह इतने गुस्से में बड़बड़ाए जा रही हो। वो अभी बच्ची ही तो है, वक्त आने पर सब सीख जाएगी। ये निक्कू के पापा मिस्टर शर्मा जी हैं, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे पेपर पढ़ रहे थे। इतने में मिसेस शर्मा वहां टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, काहे ना जीवन भर त एजे रहे के बा, बिहा थोड़े ही होई ओकर। मिस्टर शर्मा बोले, मैंने कब कहा कि उसकी शादी नहीं करेंगे? भई जब होगी तब होगी, पर अभी तो वो पढ़ाई कर रही है। मिसेस शर्मा ताना मारते हुए कहने लगी, उहे त एगो पढ़े वाली बिया, दूसर कोनो लड़की कहा पढ़े ले। भगवान जाने कौन पढ़ाई पढ़े ले औरी अभी केतना पढ़ी। ओकर सब सहेलियन के बिहा हो गइल बा, ओकरा के झोड़ा के। औरी तहरा कोनो फिकिरे नइखे, हम अकेले केतना करी। इतने में ही निक्कू सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोली, दूसरों से मुझे क्या, मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निक्कू ने पिकंग कुर्ती के साथ नीली जीन्स पहन रखी है, उस पर से अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ है, साथ ही उसका चश्मा उसे एक क्यूट लुक दे रहा था। उसने टेबल के पास आकर एक पराठा रोल करते हुए अपनी माँ से कहा, वैसे भी माँ कोई मुझे झेल सके ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, बाय। इतना कहकर वो वहां से भाग गई, जिसे सुन मिस्टर शर्मा भी हंस पड़े और वही उनके सामने खड़ी मिसेस शर्मा झूंझला उठी। निक्कू का ऑफिस। निक्कू जैसे तैसे भागते हुए आखिर सही वक्त पर अपने ऑफिस पहुंच ही जाती है। ऑफिस के अंदर निक्कू अपने सभी कलीग्स को गुड मॉर्निंग विश करते हुए अपनी चेयर के पास जा रही थी कि तभी वो टेबल से टकराकर नीचे गिर गई। सब उसे देख हंसने लगे। निक्कू जल्दी से जमीन से उठते हुए खुद को ही डांटते कहने लगी, तू भी ना क्या क्या करती है, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता, खुद का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये कहते हुए वो अपने आप को एक टपली मारती है और आकर वो अपने चेयर पर बैठ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठी टीना पर गई तो वो मन में सोचने लगी, सुबह सुबह इसे क्या हुआ, इतना मुंह क्यों सड़ा रखा है।
निक्कू और टीना काफी अच्छे दोस्त थे। इनकी मुलाकात यही ऑफिस में हुई थी और तब से वो हमेशा साथ ही रहते थे। निक्कू ने उससे प्यार से पूछा, ओए, क्या हुआ जो सुबह सुबह ही मुंह सड़ा रखा है? कहीं किसी लड़की ने तेरे रोहित को तो नहीं उड़ा लिया? रोहित टीना का बॉयफ्रेंड है। टीना ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख निक्कू हंसने लगी और फिर से पूछा, क्या हुआ तुझे? टीना ने निक्कू की बात को नजरअंदाज करते हुए अपना चेहरा फेर लिया। निक्कू फिर उसके सामने आकर अपने मजाकिया अंदाज में बोली, अगर खता है हमारी तो सजा दीजिए, बस एक बार हुजूर थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। इतना कहते ही निक्कू ने उसे आंख मार दी। ये देखकर टीना ने भी बेरुखी से कहा, मैं कौन होती हूँ तुझे सजा देने वाली? तू जा अपना काम कर। और एक बार फिर वो अपना मुंह बना लेती है, जिसे देख निक्कू थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे दोबारा पूछती है, अरे बबा, क्या हुआ है, कुछ बोल भी अब? क्यों इतने गुस्से में है? टीना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, जैसे तू मुझे सब बताती है, खुद बिना बताए जा रही है, मुझे छोड़कर, और ऊपर से बड़ी ही भोली बन रही है। हूँ। निक्कू ने भी आगे कहा, मैं कहीं जा रही हूँ, वो भी तुझे छोड़कर, और मुझे ही नहीं पता, मतलब कमाल है। टीना ने भी उखड़ते हुए कहा, हाँ, तू जा रही है, वो भी कल शाम को ही। ये सुनते ही निक्कू की जोरदार हंसी छूट गई और उसे समझाते हुए कहने लगी, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरे कजन की शादी है। मेरी नहीं समझी? बुद्धू। टीना बच्चों की तरह अपना मुंह बनाकर कहने लगी, पर तू जा तो रही है, मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी? निक्कू ने उसे थोड़ा प्यार जताते हुए कहा, ओह, मेरा प्यारा बच्चा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वैसे भी रोहित तो है ना तेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए? टीना ने निक्कू की बात सुनकर कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? क्या हुआ, जो तू नहीं है तो बस थोड़े दिन की बात है, पर तू वादा कर कि तू जल्दी आ जाएगी। निक्कू ने आगे कहा, वादा बबा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अब काम कर ले वरना बॉस कच्चा चबा जाएंगे। फिर कुछ सोचकर निक्कू उससे बोली, बात रही मिस करने की तो ये मोबाइल किस लिए है, जब मर्जी कॉल कर लियो। टीना ने भी चहकते हुए जवाब दिया, ओह हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तुझे रोज कॉल करके परेशान करूंगी। निक्कू ने कहा, ओके बबा, कर लियो। अब ठीक। फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। उनका पूरा दिन काम करते हुए बीत गया। ऑफिस का टाइम ओवर हो गया और सब अपने घर के लिए जाने लगे। निक्कू और टीना भी सबको बाय बोल कर जा रहे थे। तभी पीछे से किसी ने निक्कू को आवाज लगाई। जब दोनों पीछे मुड़े तो सामने गौरव खड़ा था। लंबा गोरा चिट्टा एकदम जेंटलमैन टाइप लड़का है, जो इनके साथ ही इसी ऑफिस में काम करता है, और ऑफिस की कई लड़कियां इन जनाब पर दिल हारे बैठी है। गौरव हिचकिचाते हुए निक्कू से कहने लगा, निक्कू, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। निक्कू ने जवाब दिया, जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने निक्कू से कहा, कॉफी। निक्कू ने झल्ला कर कहा, तुम्हें कॉफी पीनी है या बात करनी है? सोच लो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, समझे? गौरव कुछ सोचते हुए, वो मैं वो तुम, मतलब मैं तुमसे, वो ये, तुम गलत मत समझना। निक्कू गुस्से में घूरते हुए, पहले तुम बोलो, बाकी मैं देख लूंगी। गौरव को कुछ न बोलते देख टीना ने भी कहा, यार जल्दी बोलना, देर हो रही है। उन्हें इस तरह बातें करते हुए देख आसपास ऑफिस के कुछ लोग खड़े होकर देखने लगे। कुछ लोग तो आपस में ही कानाफूसी करने लगे। उन्हें ऐसे भीड़ लगाता देख निक्कू झल्ला कर बोली, तुम्हें कुछ बोलना भी है या मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए रोक रखा है? गौरव एक बार फिर से बोलने की कोशिश करता है, वो तुम ऑफिस, मैंने देखा, वो तुम, मैं, अच्छा आंखें हम साथ। निक्कू दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, मुझे लगता था कि मैं पूरी दुनिया में एक पागल हूँ, पर तुम तो मुझसे से भी बड़े पागल हो। गौरव ने कहा, वो तुम, मुझे इतना सीरियस लुक मत दो यार, डर लगता है तुमसे। मेरी छोड़ो, अपनी बात बोलो, अगर नहीं बोलना तो मैं चलती हूँ। गौरव ने कहा,
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस 2 मिनट, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। करो ट्राई। गौरव अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए एकदम से वो एक सांस में बोल पड़ा। वो मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं एक ही बात बोलना चाहता था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही निक्कू और टीना की आंखें बड़ी हो गई। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। आसपास के लोगों के तो मुंह खुले के खुले रह गए। वो तो बस अब निक्कू के रिएक्शन का वेट करने लगे। क्या जवाब होगा निक्कू का? क्या वो गौरव को हाँ बोलेगी या उसे मना कर देगी? और निक्कू कहाँ जा रही है 2 हफ्तों के लिए? क्या लिखा है निक्कू की किस्मत में? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी इस कहानी हुक्मरानी सा। गौरव की बातें सुन टीना का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं निक्कू का तो पारा ही चढ़ गया। निक्कू उसे गुस्से से घूरने लगी। वही गौरव के तो पसीने ही छूटने लगे। ऑफिस में सबको ये बात अच्छे से पता है कि निक्कू को ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए कोई भी निक्कू के ज्यादा क्लोज नहीं जाते थे। पर आज तो गौरव ने हिम्मत करके अपने दिल की बात बोल ही दी, जो वो इतने दिनों से बोलना चाह रहा था। निक्कू की तरफ से कोई जवाब ना आते देख गौरव हिम्मत कर एक बार फिर बोल पड़ा, तुम्हारा जवाब। निक्कू ने गुस्से में पूछा, मेरा नाम क्या है? गौरव ने डरते हुए कहा, निक्कू। पर वो निक्कू ने चिढ़ते हुए तेज आवाज में एक बार फिर पूछा, मेरा पूरा नाम? गौरव डरते हुए जवाब दिया, निकिता कुमारी शर्मा। निक्कू ने तेज आवाज में एक बार फिर से पूछा, और मुझे क्या नहीं पसंद? गौरव डरते हुए जवाब दिया, तुम्हें रिलेशनशिप और शादी की बातें नहीं पसंद। पर निक्कू गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, जब पूरा ऑफिस जानता है तो साला तू कौन सी खेत की मूली है जो मुझे प्रपोज करने आ गया? गौरव को लगभग झकझोरते हुए आगे कहने लगी, साला तुम जैसों की वजह से ही लड़कियां सिर्फ फिल नहीं करती। लड़की देखी नहीं कि लार टपकाने लगते हो। तुम जैसों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। गौरव डरते हुए कहा, पर मैं तो बस तुमसे शादी के लिए पूछ रहा हूँ और तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुम्हें झेड़ रहा हूँ। निक्कू ने उसे वैसे ही कॉलर से पकड़े हुए गुस्से से कहा, साला मैं यहाँ दिन रात पढ़ाई में लगा रही हूँ कि कलेक्टर बनूं और तू यहाँ मुझे यानी निकिता कुमारी शर्मा को घरवाली बनाने के बारे में सोच रहा है। गौरव ने उसे समझाते हुए कहा, वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। बहुत सी लड़कियां शादी के बाद भी तो अपना सपना पूरा करती है। यू डॉग, तुम जैसों के लिए अपने पापा को छोड़ कर आऊंगी, सोच भी कैसे लिया? टीना ने बात बढ़ती देख आगे आकर निक्कू का हाथ गौरव के कॉलर से हटाते हुए कहा, छोड़ दे निक्कू, जाने भी दे, आगे से नहीं करेगा। बात बिगाड़ते देख आस पास जो भी ऑफिस के लोग थे वो भागकर बीच बचाव करने वहां दौड़ कर आ जाते हैं। वो 2 हिस्सों में बंटकर उन दोनों को एक दूसरे से दूर करने लगे, पर निक्कू की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन सबके पसीने ही छूट गए। काफी कोशिशों के बाद कहीं जाकर निक्कू ने उसका कॉलर छोड़ दिया। टीना ने कहा, तू चल यहाँ से। निक्कू जाते हुए गुस्से में कहा, आज छोड़ दिया पर अगली बार वो हाल करूंगी कि पूरी जिंदगी शादी के नाम से ही डर लगने लगेगा, समझा? टीना लगभग निक्कू को खींचते हुए वहां से ले गई। टीना ने कहा, क्या है यार, वो सिर्फ पूछ ही तो रहा था, सिंपल ना बोल देती, इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसी बकवास करने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अपने आप को क्या समझता है? तू शांत हो जा अब, अपना मूड मत खराब कर। हो गया जो होना था, तू घर जा आराम कर। तुझे तो पैकिंग भी करनी है ना, कल शाम की ही तो ट्रेन है। ठीक है, पर आगे से उसने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मेरी माँ जो करना है कर लियो, अब चल बाएं। निक्कू ने कहा, बाएं। दोनों अपने अपने घर की तरह चली जाती है। वही दूसरी तरफ गौरव से उसका साथी कलीग बोला, क्या बात है भाई, सीधा प्रपोज, मतलब मान गए, एकदम कमाल। उसकी हालत पर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला। वही दूसरा हंसते हुए बोला,
अब तो उतर ही गया होगा। अशिकी का भूत। क्या सोच के तूने उसे प्रपोज किया? लड़की होने के बावजूद उसमें एक भी लड़कियों वाली खूबी तो है नहीं। आंखें नहीं है जो देखा नहीं है कि कैसे झल्ली जैसी है वो। वही खड़ी एक लड़की ने कहा। गौरव ने झंझानते हुए कहा, यार जो बोलना था सो आज हिम्मत करके बोल दिया, पर वो इतना बुरी तरीके से रिएक्ट करेगी ये तो सोचा भी नहीं था। इतना कहकर वो वहां से चला गया और बाकी सब वही खड़े उसे जाते देख आपस में ही बात कर उसका मजाक उड़ाने लगे। निक्कू गुस्से में घर पहुंची तो उसे उसका पूरा परिवार एक साथ हॉल में ही एक साथ ही मिल गया। उसके माँ, पापा, दो छोटे भाई कार्तिक और समीर सब उसे देख रहे थे जैसे किसी भूत को देख लिया हो। वो सब पर एक नजर डाल जाने लगी तो पीछे से उसके पापा ने कहा, रुक निक्कू, कुछ बात करनी है। निक्कू बेमन बैठते हुए बोली, हाँ पापा, क्या हुआ? सब गंभीरता से उसे देख रहे थे। अपने पापा को कुछ न बोलते देख वो फिर बोली, क्या हुआ? सब मिस्टर शर्मा को बोलने का इशारा करते हैं। तो मिस्टर शर्मा धीरे से बोले, एक रिश्ता आया है तेरे लिए, लड़का वो आगे कुछ बोल पाते उससे पहले ही निक्कू उनकी बात काटते हुए कहा, मुझे नहीं करनी। इतना कह वो उठ के जाने लगी। तभी उसके पापा ने कहा, सुन तो एक बार, मुझे नहीं सुनना। सब मिस्टर शर्मा की तरफ देखने लगते हैं और मिसेस शर्मा ने ताना मारते हुए कहा, देख लेला औरी चढ़ावा अपना कपार पे। इतना कहकर वो रसोई में चली जाती है। निक्कू अपने कमरे में मुंह बनाकर बैठ जाती है। उसके पापा उसके पास आकर प्यार से उसके सर को सहलाते हुए उसके पास बैठ जाते हैं। पापा ने कहा, एक बार मिल तो ले। निक्कू रुआसा मुंह बना के बोली, पहले ही माँ काफी नहीं थी जो अब आप भी, ये बोलते हुए उसका गला भर आता है। पापा ने कहा, बेटा तुझे दूर थोड़े ही कर रहा हूँ, पर एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। एक बार मिल ले, फिर चाहे जो तेरी मर्जी। गहरी सांस लेते हुए निक्कू बोली, ठीक है, पर आखिरी डिसीजन मेरा होगा। ठीक है। इतना कहकर वो निक्कू के आंसुओं को पोंछ देते हैं। कब मिलना है? एड्रेस दे दो, मैं खुद मिलूंगी। यहाँ नहीं, तेरी बुआ के घर, वहीं पर लड़का आएगा। वही आसपास लड़का रहता है। अच्छा अब बस ज्यादा टेंशन ना ले और नीचे आकर खाना खा ले। निक्कू कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। मिस्टर शर्मा नीचे आकर सबसे कहते हैं कि कोई भी उसे ज्यादा परेशान ना करें। पूरा परिवार उनकी बात मान लेता है। कुछ देर बाद निक्कू नीचे आती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चुपचाप खाना खाकर अपने कमरों में चले जाते हैं, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ कहने की। उसके माँ पापा का कमरा। निक्कू की माँ ने कहा, का लागता तहरा? हाँ बोली। पापा ने कहा, शादी जिंदगी भर के लिए होता है भई, ऐसे ही जोर जबरदस्ती से किसी के साथ थोड़े ही बांध सकते हैं। त हम कब कहतानी कि तू केहो से होकर बिहा करवा दा। अच्छा बाबा, अभी बहस से क्या फायदा? लड़के से पहले मिल लेते हैं, फिर देखा जाएगा। अब सो जाओ, कल निकलना भी है। ठीक बा। वहीं निक्कू अपने कमरे में आकर पैकिंग करते हुए कुछ ज्यादा ही गहरी सोच में डूबी हुई है कि तभी पीछे से उसके दोनों भाई आकर उसे डराने की कोशिश करते हैं। समीर तेज आवाज में कहा, भाव। निक्कू बिना किसी भाव के कहा, और मैं डर गई। समीर झूठ मूठ का मुंह बना के कहा, क्या यार दी, कभी भी नहीं डरती आप। कार्तिक निक्कू के पास बैठते हुए कहा, अब चल हट, मुझे बात करनी है दी से। दी, पापा की बात को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लड़का पसंद आए तो ही कोई बात आगे बढ़ेगी। और हाँ, कोई भी डिसीजन किसी भी प्रेशर में लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समीर ने कहा, दी मिलने के बाद बस एक बार अपना डिसीजन बोल देना, हम दोनों मिलकर देख लेंगे उस लड़के को। निक्कू मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? मैं पापा की बेटी नहीं बेटा हूँ, उसे तो मैं अकेले ही देख लूंगी। तुम दोनों मुझसे छोटे हो तो तुम दोनों इन सब चीजों की टेंशन ना लो। पापा है ये सब देखने के लिए। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ। निक्कू कुछ सोचते हुए कहा, तुम जो भी हो, मुझसे मिलने के बाद मुझे पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। तुम्हारे वजह से मुझे बिना मन तुमसे मिलना पड़ रहा है।
यही सब सोचते हुए निक्कू सो जाती है। क्या चल रहा है निक्कू के दिमाग में? किस लड़के के रिश्ते की बात हो रही है निक्कू से? क्या फैसला होगा निक्कू का उस लड़के से मिलने के बाद? जानने के लिए पढ़ते रहिए हुकुम रानीसा। निक्कू पैकिंग करके अपने बिस्तर पर लेटकर कुछ देर सोचते सोचते थोड़ी देर में सो गई। अगली सुबह निक्कू का पूरा परिवार सुबह से ही पैकिंग और तैयार होने में दोपहर के 3 बजा देता है। फिर निक्कू के पापा वक्त देखते हुए बोले, अरे भाई, चलना भी है या नहीं? 6 बजे की ट्रेन है और तुम लोगों का अब तक सजना संवरना नहीं हुआ। जल्दी करो तुम सब। कार्तिक ने कहा, पापा हम दोनों तो कब से तैयार है, पर माँ और दीदी ही टाइम लगा रही हैं। समीर ने कहा, हाँ पापा। मिस्टर शर्मा ने कहा, अच्छा, ठीक है, तुम दोनों ये सारा सामान कैब में रखो, मैं उन दोनों को लेकर आता हूँ। निक्कू अपने कमरे में खड़ी अपना कमरा निहार रही थी। उसे आज अपने कमरे से जाते हुए कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। निक्कू ने अपने मन में कहा, यार ये अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे मैं दोबारा ये सब चीजें वापस नहीं देख पाऊंगी। निक्कू ने अपना सिर झटकते हुए कहा, तू भी क्या बकवास बातें सोच रही है, कुछ दिन में ही तो तू वापस आ जाएगी। फिर वो अपना सामान लेकर नीचे चली गई। वहीं मिस्टर शर्मा अपने कमरे में आते हुए कहा, कितना वक्त लगता है तैयार होने में मोहतरमा? मिसेस शर्मा ने कहा, हाँ बस हो गईल बा, तू चला हम आवातानी। ठीक है चलो। बाहर आते हुए उन्हें निक्कू नीचे आते दिख जाती है। निक्कू ने कहा, पापा सारा सामान कैब में रख दिया गया है क्या? मिस्टर शर्मा ने कहा, बस तू चल। ठीक है पापा। चलो भगवान। मिसेस शर्मा बोली, आत गई नी, अब चला। सब बाहर निकल जाते हैं तो मिस्टर शर्मा घर को लॉक कर देते हैं। फिर पूरा परिवार कैब में बैठकर की स्टेशन की तरफ चल देते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद पूरा परिवार रामपुर के लिए चल पड़ता है। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, निक्कू की भी बेचैनी बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसका पीछे छूट रहा हो। 18 घंटे के सफर के बाद पूरा परिवार रामपुर सुबह के 10 बजे पहुंचता है। उसके बाद वो टैक्सी पकड़कर मिस्टर शर्मा की बहन के घर पहुंचते हैं। मिस्टर शर्मा की बहन के घर में काफी चहल पहल है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। घर को दुल्हन जैसा सजाया गया है, जो देखते ही बन रहा था। हर जगह फूल और लाइटें लगी हुई है। मिस्टर शर्मा को देख उनकी बहन दौड़ते हुए आई और कहने लगी, आ गए आप भैया, मैं कब से इंतजार कर रही थी। फिर वो अपने भाई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। सब एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। पूरे घर में एक अलग ही रौनक लगी हुई है, जिसे देखो बस शादी की भाग दौड़ में ही लगा हुआ है। निक्कू भी अपने सारे कजन से मिलकर काफी खुशी हो रही थी, क्योंकि वो काफी टाइम बाद सबसे मिली है। निक्कू को सब नजर आए सिवाय वदन्ना के, इसलिए निक्कू यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगी कि तभी वो किसी से टकरा गई। निक्कू दर्द से कराहते हुए कहा, दिखाई नहीं दे रहा क्या? मुझे तो दिख रहा है, पर शायद तुझे नहीं दिख रहा है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो चहकते हुए बोली, शीतल दी, आप? हाँ, मैं बुद्धू और कौन। दोनों बहनें एक दूसरे को एक टाइट हग करती है। शीतल वदन्ना की बड़ी बहन है। जहाँ निक्कू की दोनों बहनों से बनती है, वहीं उन दोनों की आपस में ही नहीं बनती। शीतल उससे अलग होते हुए कहा, वैसे तू इधर उधर क्या ढूंढ रही है? निक्कू मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो बस वधू को ढूंढ रही थी। शीतल बिना भाव के बोली, ओ, तो तू उसे ढूंढ रही है? मेरी शादी में तो तू आई नहीं, पर अब जब आई है तो उसके लिए जा, वो आखिरी वाले कमरे में है। इतना बोलकर वो चली गई। इधर निक्कू बस उन्हें जाते हुए देखती रही। फिर कुछ सोचकर वो वधू के कमरे की ओर मुड़ गई। निक्कू ने कमरे में आते हुए कहा, मेरा सुपर हीरो, शादी के लिए कैसे तैयार हो गई? किस लड़के में इतना दम है जो तुझसे शादी कर रहा है? वधू कमरे में बैठी हुई थी। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है और बालों का जूड़ा बनाया है। वधू ने चौंकते हुए कहा, तू कब आई? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। फिर दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती है।
निक्कू ने शरारती अंदाज में कहा, कभी लगती है दादी अम्मा, तो कभी डांटती जैसे हो मेरी मम्मा, कभी गुस्सा हो रूठ जाती, तो कभी प्यारा से पास बुलाती, कभी टप टप आंसू बहाती, तो कभी मंद मंद मुस्काती। दिल की बड़ी ही नेक है, सच कहूँ तो मेरी बहना लाखों में एक है। वाह वाह, क्या बात है मेरी शायर बहना, शहर में रहकर ये पढ़ा है आपने। अरे यार वधू, मैं तो पैदा ही शायराना मिजाज लेकर हुई थी। अच्छा मेरी छोड़, तू अपनी बोल, शादी इतनी जल्दी क्यों? और लड़का कौन है? तूने लड़के से बात की? लड़के का बिहेवियर कैसा है? उसका नाम क्या है? कहाँ रहता है? क्या काम करता है? दिखाने में कैसा है? काला है कि गो? उसे ऐसे सवाल करता देख वधू ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बस बस मेरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शांत सांस तो ले ले। फर्स्ट इनहेल, देन एक्सहेल। ओके। निक्कू वैसे ही करते हुए कुछ देर रुककर बोली, अब बोलना जीजू के बारे में। यार बोल भी दे। वधू ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता। निक्कू ने कन्फ्यूजन में कहा, क्या? तेरा मतलब क्या है? वधू ने कहा, मतलब यही कि मुझे नहीं पता। वेट, कुछ भी नहीं। एटलीस्ट नाम तो पता ही होगा। नहीं पता है मुझे। ये सुनते ही मानो निक्कू को तो जैसे कोई 1000 वाल्ट का झटका ही लग गया हो। कुछ देर यूं ही भूत बनके खड़े रहने के बाद वो एक सीरियस लहजे में बोली, तू ऐसे इंसान से शादी कर रही है जिसका तू नाम तक नहीं जानती। तू ऐसे किसी इंसान से शादी कैसे कर सकती है? वधू को झकझोरते हुए कहा, क्या सोचकर तूने हाँ कहा है इस शादी के लिए? तू चुप क्यों है, कुछ बोल भी अब। वधू ने झल्लाते हुए कहा, तो क्या करूं, तू ही बता। हम 4 बहनें हैं और पापा की कंडीशन तो तू जानती ही है। मैं तेरी तरह अपने घर की इकलौती लाडली नहीं हूँ कि कोई मुझसे मेरी मर्जी पूछे। सब खत्म हो गया। ये कहते हुए वधू का गला भर आया और उसके आंखों से आंसू छलक पड़ा। उसकी ऐसी हालत देख निक्कू के आंखों भी नम हो गई। वो उसे संभालते हुए बोली, वधू शांत हो जा तू। संभाल खुद को वरना ऐसे कैसे चलेगा। निक्कू उसे गले से लगा लेती है। कुछ देर यूं ही निक्कू के गले लगे हुए ही वधू सुबक सुबक के रोती रही। फिर खुद को संभालते हुए बोली, अच्छा चल ये सब तू छोड़, तू अपनी बता। निक्कू ने गुस्से से कहा, मेरी लाइफ ठीक है, पर तू अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही है? जो भी तू बोल रही है वो सब अपनी जगह पर सही है, पर कम से कम एक बार तो उस इंसान से मिल लेना चाहिए जिसके साथ तू अपनी लाइफ जीने जा रही है। वो कैसा है, क्या करता है? वधू ने निक्कू को समझाते हुए कहा, देख मिस्री, निक्कू तू इन सब चीजों में मत पड़। तू यहाँ लड़का देखने आई है ना, तो तू उस पर ध्यान दे और किसी फालतू बात पर नहीं। ये सब मैं देख लूंगी। निक्कू ने कहा, वधू मैं कैसे ना सोचूं? तू बता, अगर कल को वो इंसान बुरा निकला तो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी तू? यार ये पूरी लाइफ के लिए कमिटमेंट है। एक गलत डिसीजन पूरी जिंदगी नरक से भी ज्यादा बदतर कर देगा तेरी। वधू ने कहा, देख तू क्यों इन सब में पड़ रही है? तू अपने बारे में सोच, मेरे नहीं। निक्कू ने कहा, पर तू। इतने में वदन्ना निक्कू के मुंह पर उंगली रख देती है। बस अब कुछ नहीं। तू वादा कर कि तू किसी से भी कुछ नहीं कहेगी। वादा कर मिस्री। निक्कू ने मुंह बना के कहा, ठीक है, पर तू ये जो भी कर रही है वो ठीक नहीं है। फिर निक्कू मुंह फूलाकर खड़ी हो जाती है। निक्कू को ऐसे मुंह बनाए देख माहौल को कुछ ठीक करने के लिए वधू कुछ सोचकर बोली, जब कभी उलझने आती हैं मेरी बहन यूं ही सुलझा देती है। जब टूटने लगती हूँ अंदर में तब दीदी मुझमें जान भर देती है। निक्कू ने कहा, मैं तुझसे छोटू हूँ, समझी? बड़ी आई मुझे दीदी बोलने वाली। वधू ने कहा, अच्छा जी, अभी तो दादी अम्मा जैसे बोल रही थी। अब क्या हुआ? निक्कू ने कहा, तू ऐसे क्यों कर रही है? और ये कहते हुए निक्कू वदन्ना के गले लग जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार से ऐसे ही गले लगाए खड़े हुए थे कि तभी बाहर से शीतल आते हुए बोली, तुम दोनों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो इसे बाहर लेकर थोड़ी देर में आ जाना, हल्दी की रस्म करनी है। निक्कू प्यार से बोली, शीतल दी, क्यों ना हम दोनों साथ में वधू को लेकर बाहर चले? शीतल ने बिना किसी भाव से कहा, मुझे और भी काम है, तू ले जा इसे। निक्कू ने कहा, पर दी,
दी सुनो तो। शीतल निक्कू की बात को अनसुना कर जाने लगती है, जिसे देख निक्कू वधू से कहती है, तू थोड़ी देर यहीं रुक, और खुद शीतल के पीछे जाने लगती है। निक्कू जब भागते हुए शीतल के पीछे उसके कमरे में गई और शीतल को ऐसे बुरी तरह से रोते हुए देखकर हैरान रह गई। क्यों वदन्ना को उसके होने वाले पति के बारे में कुछ नहीं पता था? शीतल और वदन्ना की आपस में क्यों नहीं बनती थी? वदन्ना इस शादी के लिए क्यों तैयार हुई है? शीतल ऐसे क्यों रो रही है? इन सभी चीजों को क्या असर पड़ने वाला है निक्कू की जिंदगी पर? निक्कू जब भागते हुए शीतल के पीछे कमरे में आई, तब वह उसे रोते देख हैरान रह गई। उसे इस तरह रोते देख वो शीतल के पास दौड़कर नजदीक आते हुए घुटनों के बल बैठ गई और उसे संभालते हुए बोली, दी क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? दी प्लीज आप चुप हो जाइए। कुछ परेशानी है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो आप बताइए मुझे। शीतल सुबकते हुए कहने लगी, क्यों तुझे भी तो उसी का साथ देना है तो तू जा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, वैसे भी सब तो उसी की सुनते हैं। निक्कू असमंजस में बोली, दी आप ये क्या बोल रही है? क्या हुआ है? आप कुछ बोलिए भी। कोई झगड़ा हुआ है क्या आप दोनों के बीच में, या कोई बहस हुई है? शीतल गुस्से से कहती है, अगर लड़ाई झगड़ा हुआ होता तो शायद मैं माफ भी कर देती, पर उसने जो किया है वो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, मरते दम तक नहीं करूंगी। ये जो कुछ भी हो रहा है उसके ही कर्मों का फल है। निक्कू हैरानी से पूछती है, कर्मों का फल मतलब क्या है आपका दी? किस बारे में आप बात कर रही है? निक्कू को पकड़ते हुए शीतल जोर जोर से रोने लगी। शीतल वैसे ही रोते हुए बोली, तुझे नहीं पता वो कितनी गिरी हुई है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। उसने मेरा सुख चैन सब छीन लिया, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा अब, बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ, जो बस सांस ले रहा है, ना कोई भावना ना कोई एहसास। इस वक्त शीतल की जो हालत थी वो देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ ऐसा ही निक्कू के साथ हो रहा था। इस वक्त निक्कू का दिमाग पूरा सुन पड़ चुका था। वो क्या बोले, क्या समझाए, उसे इस वक्त कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। बहुत हिम्मत करके निक्कू ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, दी सुनो ना, दी आप खुद को संभालो, प्लीज चुप हो जाओ। शीतल, मैं खुद को कैसे संभालूं? तू बता कैसे? जब सब कुछ खत्म हो गया है तब क्या संभालूं? दी पर हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। शीतल निक्कू के दोनों हाथों को थामते कर खिंचते हुए बोली, तू जानना चाहती है तो सुन, उसने मुझसे मेरा प्यारा छीन लिया है। उसने माँ पापा से कहकर मेरी शादी उस वक्त करवाई जब शेखर यहाँ नहीं था, और इससे भी उसका मन नहीं भरा, नहीं भरा, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं शादी वाले दिन यहाँ से जाने वाली थी तो उसने मुझे सबके बीच फंसा दिया। मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी, एक अनचाही शादी। जीते जी मुझे एक जिंदा लाश बना दिया। ये बोलते हुए वो जमीन पर जा बैठी और आगे कहने लगी, मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ जिसका, निक्कू, दी खुद को संभालो, दी। वही दूसरी ओर वदन्ना को हल्दी के रस्म के लिए लेकर उसकी दोनों छोटी बहन ले जाने आती है। किंजल दीदी, चलो कब से आपको सब बुला रहे हैं, वैसे ये निक्कू दीदी और शीतल दीदी कहाँ है? वदन्ना हड़बड़ाते हुए कहती है, वो उन दोनों को कुछ काम था तो वही करने गए हैं, तू उनकी छोड़, अब चल वरना बड़ी माँ गुस्सा हो जाएगी। किंजल ने कहा, हाँ ठीक है, चलो। वदन्ना ने कहा, चल। शीतल ने कहा, जिसका छूना तक मुझे पसंद नहीं, उसके आसपास होने से ही मुझे घुटन होती है। सोच तू, मैं कैसे जी रही हूँ। शीतल की इन सब बातों को सुनकर निक्कू एकदम निशब्द हो गई। कुछ देर यूं ही कमरे में शांति रही, फिर एकदम से ही शीतल अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, पर तुझे पता जो उसने मेरे साथ किया, भगवान उसके साथ उससे भी बुरा कर रहे हैं। उसकी शादी हमारी कास्ट से बाहर हो रही है, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसे हमसे कोई भी नहीं जानता। उसने मुझसे कहा था कि शशिकांत हमारी कास्ट का नहीं है, हमारी घर की लड़की दूसरे कास्ट में शादी नहीं करती। अब वो क्या करेगी? है।
अब सब देखेंगे कि वो कैसे किसी और के घर जाएगी। शीतल ने आगे कहा, तुझे पता है वो लड़का बहुत दूर रहता है यहाँ से। उसके साथ वहाँ जो भी होगा हम में से किसी को कभी पता तक नहीं चलेगा। और मैंने यहाँ तक सुना है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है। तू ज्यादा मत सोच, अब चल बाहर, लगता है हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। इतना कहकर वो बाहर चली गई। उसके जाने के बाद निक्कू एकदम से ही जमीन पर जा बैठी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो अभी उसने सुना और देखा, क्या वो सब सच है। कुछ देर बाद वो खुद को समझाते हुए बोली, नहीं, मुझे इस बारे में पहले वधू से बात कर लेनी चाहिए। क्या पता ये सब्दी का वहम हो, वो वधू को गलत समझ रही हो। वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, पर इस हद तक नफरत की एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करें। नो, दिस विल नॉट हैपन। आई हैव टू फिगर इट आउट। निक्कू कमरे से बाहर आ ही रही थी कि तभी उसे उसकी माँ मिल गई। निक्कू ने उन्हें देखकर कहा, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिसेस शर्मा ने कहा, तय एजा का कराता रे। सब कहू बहरी बा तय एजा। निक्कू, माँ मैं वो दी से मिलन आई थी बस। वैसे कुछ काम है क्या? ना तय बहरी चल हरदी लगावल जाता। माँ चलो मैं दी को लेकर आती हूँ। कोनो जरूरत नहीं खे, किंजल पहले ही लेके चल गइल बिया। अब बस ते चल। ठीक है माँ, निक्कू हल्का सा मुस्कुराकर बोली। निक्कू के मन में इस वक्त जैसे सवालों का तूफान उठ रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि कब उसे वधू से अकेले बात करने का मौका मिलेगा। निक्कू जब अपनी माँ के साथ बाहर आंगन में आई तो उसने देखा कि हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है। वधू मंडप में बैठी है, औरतें उसे हल्दी लगा रही हैं। वही कुछ औरतें गाना गा रही हैं। सोने के कटोरवा में पिसल, हरदी अम्मा लहे लहे, हल्दी लगावे, चटकार अम्मा लहे लहे। आज शुभ दिनवा के, सोनवा लुटावे अम्मा लहे लहे, हरदी लगावे भौजी, मटकी जे मारे भौजी। आज शुभ दिनवा के, सोनवा लुटावे भौजी देवर से लेवेली लहर भौजी लहे लहे, हरदी लगावे बहिनी, मुस्की जे मारे बहिनी। आज शुभ दिनवा के, सोनवा लुटावे बहिनी चमकेला सोरहो सिंगार बहिनी लहे लहे। सोने के कटोरवा में पिसल, हरदी अम्मा लहे लहे, हल्दी लगावे, चटकार अम्मा लहे लहे। सभी औरतें वदन्ना को हल्दी लगा रही थी। हल्दी लगने के बाद सबका खाने पीने का कार्यक्रम शुरू हुआ। हर तरफ खुशी बिखरी हुई थी, पर इस बात से अनजान कि किसी के मन में तूफान चल रहा है। निक्कू भी सबके साथ खाना खाने के बाद कमरे में खिड़की के पास खड़ी बाहर खाली आसमान देख रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। निक्कू ने चौंकते हुए पूछा, कौन है? पहचानो कौन है? प्यारी सी आवाज में एक लड़की बोली, जिसकी आवाज सुन निक्कू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। निक्कू ने कहा, ओ तो तू है, छुटकी मुझे डराने आई है। खुशबू वदना की सबसे छोटी बहन है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या दीदी, आप तो डरती ही नहीं। निक्कू चिढ़ाते हुए बोली, जा तुझसे कौन डरेगा। खुशबू मुंह बनाते हुए बोली, जाओ मैं आपसे बात नहीं करूंगी। निक्कू कान पकड़ते हुए उससे बोली, अच्छा बाबा सॉरी, अगली बार से जरूर डरूंगी। खुशबू ने कहा, जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये बोलने आई थी कि कल आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं। आप सुबह तैयार हो जाना, मैं अब जा रही हूँ। आप सो जाओ। निक्कू ने उसे रोकने के लिए कहा, अरे पर सुन तो। खुशबू निक्कू के रोकने से पहले ही कमरे से बाहर चली गई। निक्कू को अचानक याद आया कि इन सब चक्करों में वो अपने रिश्ते वाली बात तो भूल ही गई थी। निक्कू खुद से बोली, कल सुबह मुझे 2 काम करने हैं। पहला उस लड़के से मिलना है और दूसरा वधू से बात करनी है, जो मैं आज नहीं कर पाई। यही सब थोड़ी देर सोचने के बाद वो सो जाती है। सिक्कर, राजस्थान। करीब रात के 1 बजे घने अंधेरे में एक सुनसान सड़क के बीचों बीच एक काले रंग की गाड़ी खड़ी था, जिस पर एक लंबा चौड़ा आदमी बड़े ही आराम से गाड़ी की बोनेट पर लेटा हुआ था। उसी सड़क पर ठीक दूसरी तरफ से एक ट्रक और उसके साथ कुछ गाड़ियां भी आ रही थी कि तभी उनकी नजर सामने लेटे हुए आदमी पर पड़ी, जिसे देख वो गाड़ी का हॉर्न बजाने लगे। उनके हॉर्न का जब कोई भी असर नहीं हुआ तब उनमें से एक आदमी उसके ऊपर चिल्लाता हुआ बोला,
रे छोरे, तन्ने सुनाई कोनी दे रहा। मन ने अट्ठे से जाना से रास्ता छोड़ मारा। आदमी ने कहा, तो जाना भाया मारे से के बोल रहा से, तन्ने जाना से तो तू देख ले, पर मारे बस की कोनी, यो मारे सोने का वक्त से। ओह! इतना कहकर गाड़ी पर सोया आदमी एक आलस से भरी अंगड़ाई लेता है। ये देख सामने के सारे लोग आग बबूला हो जाते हैं। फिर उनमें से वही आदमी बोला, लागे है तन्ने थारी जिंदगी कोनी प्यारी, तभी तू मारा रास्ता रोक रहा से, मन ने रोक के तू अपनी मौत ने बुला रहा से। आदमी गुरूर से मुस्कुराते हुए बोला, तो बुला ले, मन ने भी देखना से कि वाह दिखे किस तरिया है, क्योंकि मारा भी बचपन से बस यो एक ही सपड़ा से कि मैं अपनी मौत ने एक बार देखूं। गुस्से में ट्रक वाला आदमी उस आदमी की तरफ बढ़ता है। उसके पास पहुंचकर वो जैसे ही उस पर बंदूक तानता है, वैसे ही वहां एकदम से चारों तरफ लाइट जल जाती है। वो सामने लेटे हुए आदमी को देखकर एकदम से ही चौंक जाता है और उसके मुंह से एकदम से ही निकलता है, ठाकुर सा। वदन्ना का क्या जवाब होगा निक्कू के सवालों का? कौन आ रहा है मिलने निक्कू से? क्या जवाब होगा निक्कू का रिश्ते के लिए? कौन है ये ठाकुर सा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हुकुम रानी सा। ठाकुर सा। गाड़ी पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर जैसे ही रोशनी पड़ी, ट्रक वाला आदमी और उसके बाकी के साथियों के होश ही उड़ गए। उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन सबने यमराज को ही देख लिया हो। उन सभी के पसीने छूट रहे थे। वो सब इतने डरे हुए थे कि डर के मारे वैसे ही जम गए। किसी की भी हिलना तो दूर, सांस भी लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो आदमी जिसने आगे बढ़कर थोड़ी देर पहले बंदूक तानी थी, उसके हाथों से उसकी बंदूक डर के मारे गिर गई और वो बस अब घुटनों के बल जा बैठा। ठाकुर सा रौब के साथ बोला, क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो तू मन्ने मौत से मिलवारा से, अब यो मारे सामने घुटनों के बल के वास्ते बैठा से तू। साकेत। साकेत ने कहा, मन्ने माफ कर दो ठाकुर सा, जे मैं अपने कौनी पहचान सका। और थे बात रही मारी थारे सामने झुकने की, तो मन्ने अच्छे से पता से कि आप एकले कौनी आए। तो यो बात तो तय से कि आज मारी मौत पक्की से। ठाकुर सा ने कहा, हो घड़ा समझदार से तू, चल मैं तन्ने एक मौका दे दियो। मन्ने व राठौड़ ने सारे काले कारनामे का सबूत चाहिए। जय तन्ने दे दियो तो मैं तन्ने जाने दूं अट्ठे से, वो भी जिंदा। साकेत ने एकदम से कहा, मन्ने मरने से कौनी डर लागे है, और जय बात रही सबूत की, तो मारा ईमान इतना सस्ता कौनी की आप खरीद सको ठाकुर सा। यो बहस से अच्छा से कि आप मन्ने गोली मार देओ। ठाकुर सा एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोले, घड़ा जल्दी में से तू, मरना तो तन्ने एक दिन से, पर आज कौनी। कर्मवीर। रुद्र। कर्मवीर की पीछे से आवाज आई, जी ठाकुर सा। रुद्र ने भी कहा, जी भाई सा। कर्मवीर ठाकुर सा का बॉडीगार्ड है और रुद्र ठाकुर सा का छोटा भाई। रुद्र दिखने में काफी हद तक ठाकुर सा जैसा ही दिखता है, बस उम्र में 2 साल का अंतर है और एक भौहें पर निशान, और ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है। अगर कोई ज्यादा ध्यान ना दे तो पहचानने में धोखा बड़े आराम से खा सकता है। ठाकुर सा ने कहा, इन सब ने ले जाओ और अच्छे तरिया से या सब ने खातिर करो। कर्मवीर और रुद्र उन सब आदमियों को लेकर चले जाते हैं। ठाकुर सा ने आगे कहा, धर्म, यश, तुम दोनों यो सारा ट्रक का माल ठीक आड़े लगा दो। धर्म ठाकुर सा का छोटा चचेरा भाई है। यश ठाकुर सा के बड़े भाई का बेटा, जो सेना में मेजर थे और एक लड़ाई में शहीद हो गए। तब से ठाकुर सा ने ही यश को पिता का प्यार दिया है। फिर ठाकुर सा अपनी गाड़ी लेकर उस ना खत्म होने वाली रेत की तरफ बढ़ गया। कुछ दूरी पर एक रेत का टीला था, जहां उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो जब बाहर आया, तब चांद की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतले होंठ, लंबी काली मूंछ, लंबा और चौड़ा शरीर। वो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लग रहा था, जो एक बार में ही किसी भी लड़की को लुभाने के लिए काफी था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह रेत पर लेट जाता है और उस चांद सितारों से भरे आसमान को निहारने लगता है। तभी उसके बगल में एक लड़का
जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी आकर लेट जाता है। ये यश है। ठाकुर साहब बोले, तू अट्ठे के कर्रा से? मन्ने तो तन्ने धर्म के साथ जाने ने कहा से। यश बोला, वो हमें धर्म काकूसा ने भेज दिया। वो बोले, हम अभी छोटे हैं। वैसे काकूसा, हमारे मन में एक सवाल है, क्या हम आपसे पूछे? ठाकुर साहब बोले, यश तन्ने घर जाना चाहिए छोरा। यश बोला, काकूसा बस एक सवाल। ठाकुर साहब बोले, पूछ ले वरना तुम्हारा पीछा को नहीं छोड़ेगा। यश ने कहा, काकू साहब शादी के बाद क्या करेंगे? ठाकुर साहब कन्फ्यूजन में बोले, थारा मतलब क्या है कि मैं के करने वाला सो? यश अपनी बात को साफ करते हुए कहने लगा, मतलब ये कि आप शादी तो उस केस के लिए कर रहे हैं, पर शादी के बाद तो वो आपकी पत्नी ही होगी, फिर चाहे जो वजह हो, और तब भी आपने उनकी तस्वीर तक नहीं देखी। ठाकुर साहब गुस्से में बोले, तन्ने घर जाना चाहिए से छोरा, रात काफी हो गई से। पर ठाकुर साहब बोले, जा। यश ने मायूस होकर कहा, ठीक है। ठाकुर साहब वैसे ही लेटे हुए मन में सोचते हुए, यो शादी बस मैं केस जीतने के लिए कर रहा सो। मन्ने लुगाई की जरूरत को नहीं, वाह बस एक समझौता से, जो मन्ने मजबूरी में करनी पड़ रही से, या से ज्यादा कुछ ना। वैसे भी मन्ने किसी औरत की जरूरत को नहीं मारी जिंदगी में। और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रामपुर। अगली सुबह निक्कू सुबह सुबह ही उठकर तैयार हो जाती है और वधू के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उसने आज नीले रंग का अनारकली सूट पहन रखा है, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही है। उसे वधू के कमरे की तरफ जाता देख किंजल निक्कू को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है दीदी, आज तो सुबह सुबह ही आप कहर ला रही हैं। लगता है होने वाले जीजू को इम्प्रेस करने का पूरा प्लान बना रखा आपने। निक्कू ने उसका कान खींचते हुए कहा, चुप कर, ये बता वधू कहाँ है? किंजल ने दर्द से कराहते हुए मुंह लटकाकर कहा, पर दीदी, वो अपने कमरे में है। फिर किंजल वहां से चली जाती है और निक्कू वधू के कमरे की तरफ चली जाती है। जब निक्कू उसके कमरे में आई तो वधू वहां नहीं थी। निक्कू खुद में बुदबुदाई, अब ये कहाँ चली गई? कल रात को भी बात नहीं हो पाई। मुझे इससे बात तो करनी है कुछ भी करके। वो वहां से जा ही रही होती थी कि पीछे से आ रही वधू से टकराकर गिरने को हुई तो वधू उसे पकड़ लेती है। वधू निक्कू को संभालते हुए बोली, तू ठीक है? निक्कू ने कहा, पर मुझे तुझसे बात करनी है। वधू ने कहा, जानती हूँ, इसीलिए मैं कल रात को तेरा इंतजार कर रही थी, पर तू नहीं आई। खैर छोड़, वैसे मैं तुझे बता तो दूंगी, पर क्या तू मेरी बात का भरोसा करेगी? निक्कू वंदू का हाथ पकड़ते हुए बोली, वधू हम बहनें हैं, तो मैं तुझ पर भरोसा भला क्यों नहीं करूंगी? वधू हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तू बैठ, मैं बताती हूँ। निक्कू ने कहा, ठीक, पर सिर्फ सच। वधू बोली, तो सच? ठीक है, सुन, तुझे पता है वो लड़का निहायती घटिया ईशान है। उस जैसे से तो मैं अपने दुश्मन की भी शादी ना होने दूं। फिर वो तो मेरी अपनी बहन है। वो सिर्फ शीतल को धोखा दे रहा था, कोई शादी का इरादा नहीं था उसका, सिर्फ शीतल की भावनाओं के साथ खेल रहा था। इसीलिए तो जब शीतल ने शादी की बात बताई तो उसने अर्जेंट काम का बहाना बनाकर पीछे छोड़ दिया, और ये पागल उसके लिए अपनी ही शादी से भागने वाली थी। उस वक्त मुझे जो भी ठीक लगा अपनी बहन की लाइफ बचाने के लिए, वो मैंने किया, और मुझे इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है पछतावा। और क्यों करूं मैं पछतावा? मैंने जो भी किया वो बिल्कुल सही था। निक्कू ने कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो तूने दी को क्यों नहीं बताया? उन्हें पता चलता तो वो खुद उससे दूर हो जाती। वधू बोली, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? हजारों बार कोशिश की है मैंने, हजारों बार, पर दीदी ने तो आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध रखी है। मिस्री, तू कुछ नहीं जानती। बचपन में हम दोनों भी दूसरों की तरह ही एक दूसरे पर जान देते थे, पर जब वो आया उसने हम दोनों बहनों के बीच कभी ना खत्म होने वाली खाई बना दी। मैं तो शुरू से ही दीदी को समझा रही थी कि वो ठीक नहीं है, पर वो नहीं मानी। आखिरकार मेरे पास यही एक रास्ता बचा था, सो मैंने अपना लिया और बन गई बुरी शीतल के लिए। निक्कू ने कहा, वधू तू शांत हो जा,
मैं दी को समझाने की कोशिश करूंगी, तू चिंता मत कर। वधू बोली, तू रहने दे, वरना तू भी खामखा मेरी तरह ही बुरी बन जाएगी। वैसे भी अब तो वो खुश हैं, मुझे और क्या चाहिए। निक्कू ने कहा, नहीं वधू दी खुश नहीं है। वो कह रही थी कि उनका दम घुट रहा है उस शादी में। उन्हें जीजू पसंद नहीं है। वधू ने कहा, वो बेवकूफ है। जीजू जैसा इतना अच्छा इंसान मिला है उसे, फिर वो खुश नहीं है। देख निक्कू, वक्त के साथ वो सब समझ जाएगी, तू कुछ मत कर। निक्कू फिर बोली, पर वधू वो दी। वधू ने कहा, कुछ नहीं, तू बस अपना ख्याल रख। शीतल एक ना एक दिन खुद समझ जाएगी। निक्कू उसके गले लगकर बोली, ओके मेरी प्यारी दीदू, अब तू आराम कर, आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। वधू हंसते हुए बोली, और तेरे लिए भी। वो लड़का आता ही होगा। निक्कू बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू चुप कर, मुझे झेलना किसी के बस की बात नहीं है। वधू ने कहा, अच्छा जी, कोई ना कोई तो जरूर होगा। निक्कू बोली, देखेंगे जब आएगा तब, मैं जा रही हूँ। वधू ने कहा, ठीक है भाई, अब मेरी जरूरत किसे है, जा और जाकर तैयार हो, जा बेचारे के होश उड़ाने के लिए। निक्कू बोली, कुछ भी हो। वधू उसे ऐसे चिढ़ते देख मुस्कुरा देती है। तभी कमरे में खुशबू दौड़कर आई और हाफते हुए बोली, दीदी वो आपको देखने लड़के वाले आए हैं। जिसे सून वधू निक्कू को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, जीजू की उम्र तो बहुत लंबी है, अभी नाम लिया और अभी हाजिर हो गए। निक्कू ने कहा, कुछ भी मत बोल, मुझे टेंशन हो रही है यार, अब मैं क्या करूं। खुशबू ने कहा, दीदी टेंशन बाद में लेना, अभी चलो सब बुला रहे हैं। निक्कू बोली, चल, अब जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसर से डरना क्या। वधू, ऑल द बेस्ट मिस्री। निक्कू हल्का सा मुस्कुराकर बोली, निक्कू खुशबू के साथ आंगन में आई तो सामने ही लड़का और उसके घर वाले बैठे हुए थे। निक्कू सबको नमस्ते करके खड़ी हो गई। लड़के की माँ ने निक्कू को अपने पास बुलाकर बिठाया और निक्कू की माँ से बोली, बहन जी, आपकी बेटी सच कहूँ तो गाय है, कितनी सीधी साधी, ऐसा लगता है कि एक बार बैठने के लिए बोलो तो बिना बोले उठेगी ही नहीं। निक्कू मन में बोली, मैं गाय जैसी कहाँ से दिख रही हूँ यार, चलो शुक्र है गाय ही बोला है, कुछ और नहीं। लड़के के पिता, भाग्यवान, तुम तो रहने ही दो, बच्चों को साथ रहना है, वही एक दूसरे को पसंद करे तो अच्छा है। फिर निक्कू के पापा की तरफ देखकर बोले, भाई साहब, आपको तो कोई एतराज नहीं ना अगर बच्चे अकेले में बात करे तो। मिस्टर शर्मा निक्कू की तरफ देखते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा भाई साहब। ठाकुर सा को औरतों से क्या परेशानी है, किस केस के लिए ठाकुर सा शादी कर रहे हैं और किससे, क्या निक्कू का ये रिश्ता हो पाएगा, निक्कू का क्या फैसला होगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए हुक्मरानी सा। मिस्टर शर्मा निक्कू के उस लड़के से अकेले मिलकर उससे बात करने के लिए राजी हो गए। तब निक्कू को ऐसा लगा कि जैसे बैठे बिठाए उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। निक्कू खुश होते हुए अपने मन में बोली, आजा बेटा, तू देख अब निक्कू का कमाल, तुझे दिन में तारे ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी निकिता कुमारी शर्मा नहीं। निक्कू यही सब अपने मन में सोचकर मुस्कुरा रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई। किंजल की माँ किंजल को देखते हुए बोली, किंजल निकिता को अंदर लेकर जा। किंजल अपनी माँ की बात सुन निकिता की तरफ बढ़ते हुए बोली, जी माँ। चलिए दीदी, खुशबू तू भी चल साथ में। निक्कू उसके साथ जाते हुए बोली, ठीक है। खुशबू भी उनके पीछे जाते हुए बोली, जी दीदी। निक्कू को किंजल और खुशबू एक कमरे में ले गए और उसे छेड़ते हुए किंजल ने कहा, दीदी आप यही रुको, हम दोनों हमारे होने वाले जीजू को लेकर आते हैं। निक्कू एक शरारती स्माइल के साथ बोली, रहने दो तुम दोनों, ये लड़का तो मुझसे शादी करने से रहा अब। हूँ। किंजल हैरानी से उसे देख पूछती है, अच्छा जी। वो तो ये सब आपस में ही बात कर रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उस आवाज को सुन तीनों दरवाजे की तरफ मुड़े और दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर घबरा गए। ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो निक्कू को देखने आया था।
जिसे सामने खड़ा देख तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। लड़का शांत भाव से देखकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? निक्कू उसे अचानक देख घबरा गई और सोचते हुए अपने मन में बोली, कहीं इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली। ओ गॉड, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। किसी को कोई जवाब ना देता देख वो लड़का दोबारा से पूछता है, हेलो मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? निक्कू उसे देख हैरानी से बोली, नहीं, मेरा मतलब है हाँ, आ जाइए आप। लड़का मुस्कुराकर अंदर आते हुए बोला, थैंक यू सो मच। बाय द वे, मेरा नाम शशांक शर्मा है। निक्कू उसे देख जबरदस्ती की स्माइल अपने चेहरे पर लाकर अपने बारे में बताते हुए बोली, मैं नहीं। निक्कू अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही शशांक उसकी बात काटते हुए बोला, निकिता कुमारी शर्मा। राइट, और आप दोनों का नाम किंजल और खुशबू। अपने अपने नामों को बिना बताए शशांक के मुंह से सून सब हैरान रह गए। तीनों फिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन सबको इस तरह कंफ्यूज देख शशांक मजाकिया लहजे में बोला, ओ माय गॉड, प्लीज आप तीनों इतना हैरान मत होइए। वो दरअसल ये मेरी आदत है कि मैं किसी से भी मिलने से पहले उनकी डिटेल्स निकाल लेता हूँ। निक्कू उसे सवालिया नजरों से देखकर पूछती है, आपका मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। शशांक अपने बारे में बताते हुए बोला, जी मैं एसीपी शशांक शर्मा हूँ। इसका मतलब मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और अब आप समझ ही गई होगी कि मैं आदत से मजबूर हूँ। निक्कू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने हरनी से पूछा, क्या आप एसीपी हैं? शशांक अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर उसे घूर करते हुए बोला, आप पूछ रही है या बता रही हैं मुझे? निक्कू सक्काते हुए बोली, हाँ, नहीं, पता नहीं। शशांक उसे ऐसे बिहेव करते देख हंसते हुए बोला, व्हाट? निक्कू टेंशन में अपने दुपट्टे को अपने हाथों में लपेटते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस वो। शशांक ये देख मुस्कुराते हुए टेबल से एक गिलास पानी निक्कू की तरफ बढ़ाकर बोला, निकिता जी आराम से, टेक इट इजी, पहले आप पानी पी लीजिए। निक्कू उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर घबराहट के कारण एक सांस में ही पूरा पानी पी जाती है, जैसे उसने सदियों से पानी ही नहीं पिया हो। शशांक उसकी ऐसी हरकतें देख उससे पूछा, आप ठीक है? निक्कू खुद को शांत कर उसे जवाब देते हुए बोली, हाँ। वही किंजल और खुशबू उन दोनों को बातें करता देख धीरे से कमरे से बाहर आ गई ताकि वो कबाब में हड्डी ना बने। उन दोनों को ऐसे जाते देख निक्कू मन में उन दोनों को खूब भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो बाहर से अपने आप को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसके अलावा वो इस वक्त कर भी क्या सकती थी, क्योंकि सामने एक पुलिस वाला जो बैठा था, जिसे देखकर निक्कू की तो सिटी पिट्टी ही गुल हो गई थी। शशांक उसे इस तरह खामोश देख खुद ही बात को शुरू करते हुए बोला, आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती है? मतलब मेरे पसंद नापसंद के बारे में? आई मीन शादी के लिए। निक्कू हिचकिचाहट से अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोली, जो आपको ठीक लगे आप बता दीजिए। शशांक उसे देख सोचते हुए एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, जो मुझे ठीक लगे मैं वो बता दूं। काफी दिलचस्प है। निक्कू अजीब नजरों से देखकर पूछते हुए बोली, जी आपका मतलब क्या है? शशांक उसे देखते हुए बोला, मैं तो ये सोच कर आया था कि आप सवालों की झड़ी लगा देंगी, पर आप तो कुछ पूछने को ही तैयार नहीं हैं। फिर मैं इसे क्या समझूं? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया है या आपको मुझसे डर लग रहा है? निक्कू हड़बड़ाहट में उसे जवाब देते हुए बोली, ऐसा नहीं है सर, दरअसल बात वो नहीं है, वो मैं। फिर अचानक निक्कू अपनी बात बोलते बोलते रुक जाती है। उसे ऐसे रुकते देख शशांक उससे पूछने लगा, आप कुछ कह रही थी? प्लीज आप जो भी कहना चाहती है बेझिझक होकर कहिए, मैं यहाँ आपको जज करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको जानने चाहता हूँ। शशांक के कहने पर भी उसने आगे कुछ नहीं कहा और अपना सर झुकाए नीचे देखती रही। निक्कू को कुछ ना बोलता देख शशांक ने आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, ठीक है, आप अभी नहीं बोलना चाहती तो मैं ही शुरू करता हूँ। मुझे कैजुअल से ज्यादा फॉर्मल तरीके से हर काम को करना पसंद है।
मुझे गन शूटिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ और ठीक ठाक कुकिंग भी कर लेता हूँ। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, मैं ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करता और इसके अलावा कुछ खास बताने के लिए नहीं है। निक्कू खड़ी बस एक टक शशांक को ही देखे जा रही थी। शशांक उसे इस तरह खोया हुआ देख उसके सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोला, हेलो मैडम, आप कहाँ खो गई? निक्कू खोए हुए ही उसे देखते हुए बोली, आप में। शशांक अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखते हुए हैरानी से बोला, क्या? शशांक की आवाज सुन निक्कू को अचानक से होश आया कि वो क्या बोल गई। फिर वो अपनी बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब था कि कुछ नहीं। शशांक उसे देखते हुए बोला, ठीक है, अब आपकी बारी है अपने बारे में बताने की निकिता जी। निक्कू हिचकिचाते हुए उससे बोली, सर मैं। शशांक निक्कू की बात बीच में ही काटते हुए बोला, आप मुझे सर मत बोलिए, मेरा नाम शशांक है और मुझे यही सुनना पसंद है। निक्कू नर्वस होकर उसे देखते हुए एक सांस में बोली, सर मेरा मतलब शशांक जी, मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ अपने पापा के लिए और फ्यूचर में मैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ, इवन शादी के बाद भी। बस इतना ही है मेरे पास बताने के लिए। शशांक खड़ा बहुत गंभीरता से निक्कू का एक एक शब्द सुन रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि निक्कू सिर्फ अपने पापा के बारे में ही बोले जा रही थी। वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। उसे इस तरह अपनी तरफ घूरता देख निक्कू को अजीब लग रहा था। निक्कू हिचकिचाते हुए उससे बोली, क्या हुआ शशांक जी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? शशांक मुस्कुराते हुए उसे जवाब देते हुए बोला, कुछ खास नहीं, बस मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने पापा से कितना प्यारा करती है और आपकी पूरी दुनिया आपके पापा के इर्द गिर्द ही घूमती है। निक्कू मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी बट इट्स ट्रू। शशांक एक गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए बोला, ओके, तो अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आप शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई और बाकी की सारी चीजें आप बिल्कुल वैसे ही कर सकती हैं जैसा आप करना चाहती हैं। और हाँ, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है, फिर चाहे आप मुझे दिन में तारे ही क्यों ना दिखा दे। शशांक मुस्कुराते हुए निक्कू को अपनी बातों से हैरान करके चला जाता है और निक्कू बस अपना दिल संभालते हुए उसी कमरे में बैठी रह गई। निक्कू अपने आप में सोचते हुए खुद से बोली, गॉड, इन्होंने तो मेरी सारी बातें सुन ली थी, पर फिर भी मुझे गलत समझने के बजाय इन्होंने मेरी फीलिंग्स को समझा। ये सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। निक्कू शर्माते हुए बोली, गॉड निक्कू, तू तो शशांक जी को अभी से लाइक करने लगी। ओह सिट। निक्कू फिर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा शर्माते हुए ढक लेती है। शशांक ने बाहर आकर सबको अपना फैसला सुना दिया, जिसे सुन सबके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर शशांक के पिता ने मिस्टर शर्मा से मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अब आप भी अपना जवाब बता दीजिए ताकि हम सब आगे की तैयारी कर सके। निक्कू के पापा उन्हें देखकर संकोच करते हुए बोले, भाई साहब माफ करिएगा, पर मैं कोई भी जवाब देने से पहले अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। शशांक के पिता उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, इसमें माफी की क्या बात है, ये तो आपका हक है। आप जाइए और हमारी बिटिया का जवाब पूछ लीजिए, हम सब यही इंतजार कर रहे हैं। निक्कू के पापा उन्हें अपनेपन के भाव से देखते हुए कहने लगे, धन्यवाद भाई साहब। मिस्टर शर्मा कमरे में गए, तब निक्कू बेड पर बैठी कुछ कर रही थी। वो उसके पास आकर उसका सर सहलाते हुए उसके पास बैठ गए। निक्कू उन्हें अपने पास बैठते देख सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद उनसे पूछते हुए बोली, क्या हुआ पापा, आप यहाँ? मिस्टर शर्मा उसे देख उससे पूछने लगे, बेटा तुझे शशांक कैसा लगा? निक्कू अपने पापा से उल्टा सवाल करते हुए बोली, आपको कैसे लगे? मिस्टर शर्मा उसकी आंखों में देखते हुए बोले, बेटा वो मुझे बहुत पसंद है, उसके जैसा लड़का मिलना मुश्किल है, वो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूंगा कि तू हाँ बोले, पर अगर तुझे पसंद हो तो। निक्कू इमोशनल होते हुए बोली, पापा अब से अलग कभी कुछ सोचा है क्या मैंने? जो आप ठीक समझे। मिस्टर शर्मा इमोशनल होते हुए
उसके सर पर हाथ रख वहां से चले गए। उन्हें जाते देख निक्कू के आंखों में आंसू आ गए। बाहर आकर मिस्टर शर्मा शशांक के पिता को रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं, जिसे सुन सब खुश हो जाते हैं और फिर मिसेज शर्मा सबका मुंह मीठा करवाती है। शशांक के पिता रिश्ता पक्का कर वापस चले जाते हैं। एक बार फिर सब वंदना की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि शाम को लड़के वालों के घर से वंदना के लिए लड़के की लगाई हल्दी आने वाली थी, जिसे वंदना को लगाना था। निक्कू अपने मन के बाकी के सवालों के जवाब ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी बुआ पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसके मन में एक सवाल आया कि कम से कम इन्हें तो जरूर पता होगा वंदू के होने वाले पति के बारे में। यही सब सोचते हुए वो उनकी तरफ बढ़ गई। निक्कू उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, बुआ जी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? बुआ अपना काम करते हुए बोली, नहीं तू रहने दे, मैं कर लूँगी, तू जा। निक्कू बच्चों की तरह अपना मुंह बनाकर बोली, प्लीज बुआ जी। बुआ असहाय होकर उसे देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ले वो सब वहां संभाल कर रख दे। निक्कू खुशी से चहकते हुए बोली, ठीक है। निक्कू अपनी बुआ की मदद करते हुए उन्हें देखते हुए बोली, वैसे बुआ जी, आपने होने वाले जीजू का नाम क्या बताया था? निक्कू की बुआ उसे घूरने लगी। ये देख निक्कू एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर उनकी तरफ देखने लगी, जिसे देख उसकी बुआ नॉर्मल होते हुए बोली, रणविजय। निक्कू गंभीरता से सोचते हुए बोली, रणविजय, बड़ा ही अच्छा नाम है, वैसे करते क्या है? बुआ बोली, उनका कपड़ों से जुड़ा कोई कारोबार है। निक्कू, ओ, पर वो। निक्कू आगे कुछ बोल पाती, इससे पहले ही उसकी बुआ ने उसकी बात करते हुए कहा, मुझे हजारों काम है, तेरे ये सवाल जवाब बाद के लिए बचा ले, समझी, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद निक्कू सोचते हुए खुद में ही बोली, रणविजय, क्या ये निक्कू और शशांक के लिए एक नई शुरुआत है, या ये केवल एक सपना है? कौन है ये रणविजय? सीकर, राजस्थान। दोपहर 12 बजे एक आलीशान हवेली जो किसी महल से कम नहीं थी। हवेली को फूलों और लाइटों से सजाया जा रहा था। एक जैसे कपड़े पहने ढेर सारे नौकर यहाँ से वहां भाग रहे थे। पूरी हवेली में जैसे अफरातफरी का माहौल हो। इस हवेली में जैसे किसी चीज की तैयारी चल रही हो। सब एकदम व्यस्त थे, शायद किसी को यहाँ सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। हवेली के अंदर आते हुए एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसने पुराने जमाने वाली राजस्थानी लिबास पहन रखा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो औरत अंदर आते हुए चिल्लाते हुए बोली, या घर में किसी ने भी मारी फिक्र कोनी, मैं तो जे घर के लाने पर आई सू। ये रणविजय की बुआ मासा है, इन्होंने ही रणविजय की परवरिश की थी, और ये इतनी गुस्से में इसलिए है क्योंकि इन्हें किसी ने भी रणविजय की शादी के बारे में नहीं बताया था। बुआ सा आंगन में आकर बैठ जाती हैं, जिसे देख सब लोग अपनी अपनी जगह पर जम जाते हैं। उन्हीं में से एक नौकर धीमे से दूसरे नौकर से बोला, जलो अब जय घर की शांति तो गियो चूल्हे में, भाया याने अट्ठे किसने बुला लियो। तभी दूसरा नौकर बोला, भाया रहे वट्ठे से पर, या के कान और आंखें दोनों अट्ठे ही रहवे से। ऊपर की तरफ से कुछ औरतें नीचे आ रही थी। जब उन औरतों ने सबको इस तरह चुपचाप खड़े देखा, तो उनमें से एक औरत, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, दिखने में बेहद खूबसूरत, गहनों से लदी थी, ये रणविजय की ताई सा पल्लवी थी, और साथ ही सीकर की हुकुम रानी सा भी। वो उन सब की तरफ देखकर असमंजस में पूछते हुए बोली, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? इतनी सारी तैयारियां करनी है, हमारे बेटे की, हमारे चहीते रणविजय की शादी है, और आप लोग। जब बोलते बोलते उनकी नज़र आंगन में बैठी उस औरत पर गई, तो वो सारा माजरा समझ गई। आसपास जो और भी दूसरी औरतें थीं, उनके तो पसीने ही छूट गए। इन औरतों में रणविजय की माँ सा, काकी सा, 2 भाभी सा, 2 बहनें और एक भतीजे की पत्नी थी। उन्हीं में से एक मेकअप में डूबी हुई तकरीबन 21-22 साल की लड़की, जो रणविजय के भतीजे की पत्नी थी, वो चौंकते हुए बोली, बुआ दादी सा, हे राम जी, अब तो सबकी खटिया खड़ी होगी। चल सजनी भाग, अपनी जान बचा ले।
इतना कहकर वो वहां से भाग जाती है। ऊपर से हुकुम रानी सा नीचे उतरते हुए एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, अरे जीजी आप कब आई? हमें किसी ने बताया भी नहीं। वो नीचे आकर अब बुआ सा का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलिए जीजी आप अंदर चलिए। आप ऐसे आंगन में क्यों बैठी है? बुआ सा हुकुम सा के हाथ को झटकते हुए रूखेपन से बोली, रेन दो हुकुम रानी सा मन्ने थारी हमदर्दी की जरूरत कोनी। मन्ने मारे भाई सा से बात करनी से। हुकुम रानी सा मायूस होकर उन्हें देखते हुए बोली, ये क्या जीजी आप हमें ऐसे क्यों बोल रही है? आप हमें हमारे नाम से बुलाती है ना, तो फिर आप ऐसे। हुकुम रानी सा की बात बुआ सा बीच में ही काटते हुए गुस्से में बोली, रहन दे। अगर तन्ने मारी इतनी ही फिक्र होती तो मन्ने मारे ही छोरे की शादी की बात दूसरों से कोनी पता चलती। हुकुम रानी सा उन्हें आराम से समझाते हुए बोली, जी आप हमारी बात तो सुनिए, हम आपको सब बताने वाले ही थे। बुआ सा गुस्से में खड़े होकर अड़ते हुए बोली, पर कब पल्लवी? जब मारे छोरे का ब्याह हो जावेगा, तब तू मन्ने बताने वाली थी। मन्ने रणविजय ने अपने टाबरों तय ज्यादा प्यारा किया से, और तू मन्ने के समझाएगी। हुकुम रानी सा शांति से समझाते हुए बोली, हम आपको ये समझाएंगे कि जो रणविजय अब तक शादी के नाम से ही नफरत कर रहा था, वो अब शादी के लिए मान गया है। हम आपको ये भी समझाएंगे कि अब रणविजय अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। हम आपको ये भी जरूर समझाएंगे कि जिस दिल का दरवाजा उसने सालों तक बंद कर रखा था, उसे अब वो खोलने की कम से कम कोशिश तो कर रहा है। जी आप हमसे नाराज हैं, पर आप हमें हमारी गलती तो बताइए। रणविजय ने अचानक से आकर शादी के लिए हामी भरी, और फिर सब इतनी जल्दी में हो रहा था कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा। तभी तो सब तैयारियां अधूरी है। हम ये सब अकेले कैसे संभालेंगे? हमें आपकी मदद चाहिए। ये सुनने के बाद बुआ सा का गुस्सा कुछ कम हुआ और खुद को नॉर्मल करने लगती है। फिर वो रणविजय के होने वाली पत्नी के बारे में सोचते हुए उन सब की तरफ देखते हुए बोली, वाह छोरी मारे छोरे के काबिल तो से, या ऐसे ही किसी ने भी मारे छोरे के गले बांध रहे से थम सब। अब रणविजय की माँ कुसुमलता उनके पास आकर शांत भाव में उन्हें बताते हुए बोली, जी आपके छोरे के लिए ही नहीं कान्हा के लिए भी एक अच्छी माँ है वा छोरी। घरेलू और संस्कारी उसे सब कुछ आता है, आप चिंता मत करिए। बुआ सा उन्हें देखकर एकदम से बोली, रेन दे कुसुमलता, मन्ने को नहीं सिखा, समझी? फिर बुआ सा सभी नौकरों की तरफ देखकर घूरते हुए बोली, और थम सब मन्ने के घूर रहे से, जाओ जाकर काम करो। मारे लाडेसर की शादी से या शादी में कोई कमी कोनी होनी चाहिए, समझे थम सब? अब अट्ठे अट्ठे से। उनकी सख्त आवाज सुन सब नौकर फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने कामों में लग गए। रणविजय की काकी सा उनकी तरफ देख मजाकिया अंदाज में बोली, जी आप चलिए, हम आपको छोरी की तस्वीर दिखाते हैं। आप ही देखकर बताइए कि अच्छी है या नहीं। ये हमारी पसंद है, कभी भी गलत नहीं हो सकती। बुआ सा उसे देख अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ यो तन्ने एकदम सही केहो सरस्वती, जैसो एक आंधो एक कानी में इकली सयानी। बस यो ही से थारा हाल से। मन्ने मारे छोरे की खुशी चाहिए और कुछ कोनी, और जय छोरी की तस्वीर तू अपने पास रख, मन्ने ना देखनी। बुआ सा जब उन सबके साथ अंदर आई तब वहां पर शादी के किसी भी रीति रिवाजों को ना होते हुए देख हैरान होकर उनसे पूछते हुए बोली, यो सब छोड़ो मन्ने, यो बताओ या घर में ब्याह वाला एक भी रीति रिवाज क्यों कोनी हो रहा से, और यो रणविजय कट्ठे से वाने तो जय वक्त या घर में होना चाहिए से, कट्ठे से मारा लाडेसर। उनके इस सवाल पर सब एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें जवाब दे। ये देख बुआ सा दोबारा शक्ति से सवाल करते हुए बोली, थम सबने साप सूंघ गयो के, मन्ने जवाब क्यों कोनी दे रहे तुम सब? पल्लवी तू मन्ने जवाब दे। हुकुम रानी सा हिचकिचाते हुए बोली, जी सा वो रणविजय। रणविजय ने सिर्फ इस शादी के लिए हाँ कहा है, पर वो किसी भी रीति रिवाज को नहीं करना चाहता। बुआ सा हैरान होते हुए बोली, क्या बोल रही से तू बावड़ी? रीति रिवाज के बिना भी भला कोई ब्याह होवे से? कट्ठे से रणविजय, मैं खुद वाते बात करूंगी। बुआ सा अब रणविजय को हवेली में इधर उधर ढूंढने लगी,
तब हुक्मरानी सा उन्हें बताते हुए बोली, जी रणविजय घर पर नहीं है, वो तो रात से ही घर नहीं। इतना सुनकर ही बुआ सा उनकी बात काटकर अपने सर पर हाथ रखकर परेशान होते हुए बोली, कै बोली तू, रणविजय कल रात से ही घर को नहीं आया। हम सबने कोई जिम्मेदारी से की ना, छोरे का कल ब्याह से और वह घर पर कोनी। अरे माड़ी रे, या घर की लुगाइयों ने या घर ने मट्टी पलीद करने की सोच राखी से। हुक्मरानी सा आगे बताते हुए बोली, जी सा, हम सबने रणविजय को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। कुसुमलता अपने मन की बात उन्हें बताते हुए बोली, जी सा, हमारे लिए तो यही काफी है कि वो अपने अतीत को भूलाकर आगे बढ़ रहा है। ये कहते हुए रणविजय की माँ के आंखों से आंसू छलक आए थे। वो खुद को संभालते हुए आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, रीति रिवाज से ज्यादा हमें हमारे बेटे की फिक्र है। इतने सालों से अकेले जिंदगी जी रहा था, अब जाकर तो उसने खुद के लिए कोई फैसला लिया है। सरस्वती भी कुसुमलता की बात से सहमत होते हुए बोली, हाँ जी सा, रीति रिवाज का क्या, वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, बस एक बार शादी हो जाए। सबकी बातों को सुन बुआ सा एकदम से गुस्से में बोली, थम सब बार मारे छोरे का जख्म क्यों खुरेदते रहवे हो, या बारे में मैं अब जय घर ने एक शब्द भी कोनी सुनना चाहूँ सू मैं, समझे। फिर थोड़ा रुक कर बोली, सब तो ठीक से, पर हल्दी काके करोगे। अरे वाह, छोरी ने भी तो रणविजय की जूठी हल्दी लगनी से। बुआ सा की बात खत्म होते ही बाहर से एक सख्त आवाज आई, या कि चिंता तन्ने करने की जरूरत कोनी कलावती, यो देखना मारा काम से। जिसे सून सब बाहर की तरफ देखने लगे। बाहर दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसे देख बुआ सा के मुंह से एकदम से निकला, हुकुमसा। ये हुकुमसा है, रणविजय के ताऊसा, जिनकी एक आवाज ही काफी है किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए। उम्र तो 60 साल है, पर जोश और दम इतना कि अच्छों को धूल चटा दे। तीखी आंखें, लंबी मूंछ, चेहरे पर एक अलग सा तेज, सर पर पगड़ी और पारंपरिक राजस्थानी लिबास। उनके पीछे उनका बॉडीगार्ड माखन बिल्कुल कोल्ड लुक लिए खड़ा था। बुआ सा उनके पास जाकर उनके पैर छूती है और उनसे कहती है, पर हुकुमसा, रणविजय का यो शादी से एक दिन पहले ऐसो घर से बाहर रहना ठीक कोनी। हुकुमसा बिना भाव के बोले, मन्ने पता से कि तन्ने वा की चिंता से, पर किसी ने इतना भी कोनी मजबूर करना चाहिए से कि वाने घुटन होने लगे। और जहाँ तक बात रही वह हल्दी की, तो रणविजय आता ही होगा, फिर हल्दी जुठी हो जावेगी। उसी हवेली के बाहर 3 जीप आकर रुकी। पहली जीप से कर्मवीर और रुद्र उतरे, वही दूसरी जीप से धर्म और आखिरी जीप से यश और ठाकुर सा उतरे। वो सब अंदर की तरफ आने लगे। ठाकुर सा के थोड़ा पीछे एक तरफ रुद्र और कर्मवीर थे, तो वही दूसरी तरफ धर्म और यश। उन सबके आंखों में एक अलग ही गुरूर दिख रहा था। हवेली में जिसकी भी नजर उन पर जाती, एक पल के लिए ठहर सी जाती। जब वो हवेली के अंदर आए, तब सबकी नजर उन सब पर पड़ी। हुकुमसा उनकी तरफ देखकर शरारती लहजे में बोली, क्यों ठाकुर सा, चटा दी वा राठौर ने धूल। ठाकुर सा अपना मुंह बनाकर उन्हें घूरते हुए बोला, ताऊसा, आपने कितनी बार बोला से कि आप मन्ने मारे नाम से बुलाया करो। हुकुमसा उसे छेड़ते हुए बोले, दुनिया के वास्ते तो घड़ा ठाकुर बने फिरे हैं, तो मारे सामने के हुआ। ठाकुर सा उन्हें घूर कर देखते हैं और जवाब देते हुए कहते हैं, ताऊसा, ठाकुर मैं दुनिया के वास्ते सू, पर आपके वास्ते मैं सिर्फ रणविजय सू। हुकुमसा हंसते हुए उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रखकर प्यार से बोले, तो छोरा तुम्हारी एक छोटी सी बात मान ले। रणविजय बिना भाव के उन्हें देखते हुए बोला, आपकी बात कभी टाली से मन्ने, जो आज टालूंगा। क्या करना से मन्ने। हुकुमसा रणविजय से कहते हैं, हल्दी की रस्म तो करनी पड़ेगी छोरा, तभी तो वह छोरी ने थारी जूठी हल्दी लागेगी। ये सुनते ही रणविजय थोड़ा पीछे हट गया और बस हुकुमसा की तरफ एक सवालिया नजरों से देखने लगा। क्या रणविजय हल्दी की रस्म के लिए मानेगा? किस मजबूरी में सालों बाद रणविजय शादी कर रहा है? क्या हुआ है रणविजय के अतीत में? हल्दी के रस्म की बात सुनते ही रणविजय पीछे हट गया और कुछ देर की चुप्पी के बाद बोला,
मन्ने जे बारे में आपते पहले ही बात कर ली से, तो फिर यो बात का क्या मतलब? मैं यो शादी सिर्फ मारे छोरे के कस्टी केस के वास्ते कर रहा सूं। इतना कहकर रणविजय वहां से जाने लगा, तो हुकुमसा ने उसे रोकते हुए कहा। हुकुमसा उसे समझाते हुए बोले, छोरा शादी के भी कुछ नियम होवे से। चाहे फैर तू शादी अपने छोरे कान्हा के वास्ते ही कोनी कर रहा से, पर मंडप में तन्ने बैठना है और तन्ने व छोरी से शादी करनी से। देख अब तक तन्ने कोई भी रीति रिवाज करने के वास्ते कोनी कहा गया, पर यो जरूरी से, यो तो तू भी जाने से। रणविजय अपने गुस्से को कंट्रोल कर कुछ सोचते बोला, ठीक से। इतना कहकर वह वहां से ऊपर अपने कमरे में चला गया और बाकी के सब वही खड़े खुश हो रहे थे कि तभी रुद्र वहां से भटकते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। उसे ऐसे जाते देख बुआसा मुंह बनाते हुए बोली, इस छोरे ने देख ऐसो लागे से जैसो यो घर में या कि सौतनारी से। उनकी बात पर हुकुमरानी सा मुस्कुराते हुए बोली, जी जी सा, आप तो जानती है कि रुद्र कितना प्यार करता है रणविजय से। हुकुमसा उन सभी को देखते हुए बोले, लुगाइयों की बातें कभी कोनी खत्म हो सके से। अच्छा, थोड़ी देर में हम सब निकलेंगे जाने के वास्ते, तब तक अपना यो हल्दी का कार्यक्रम कर लेओ थम लोग। फिर वो धर्म और यश की तरफ देखते हुए बोले, चलो छोरो मारे सागे, मन्ने तुम सबने कुछ बात करनी से। हुकुमसा के साथ सब लड़के चले जाते हैं और औरतें हल्दी की तैयारियां करने लगती है। तभी बुआसा किसी को ढूंढते हुए बोली, रे कुसुमलता, यो लाली लिपस्टिक कट्ठे से दिख कोनी री। कुसुमलता उनकी बात सुन वह भी इधर उधर देखते हुए बोली, जीजी सा, बिंदड़ी तो अभी हम सबके साथ ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। बुआसा अपने मन में सोचते हुए बोली, अट्ठे ही कहीं छुपी होवेगी, अव्वल दर्जे की काम चोर सेवा, रूकवाने मैं अभी बुलाऊसू। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरी ओ लाली लिपस्टिक कट्ठे से तू शांति ते बाहर आ जा, वरना मारे से बुरा को नहीं होवेगा। रूखमणि यश की माँ रसोई में आकर सजनी को देखते हुए बोली, सजनी बाई सा, आपको बाहर बुआसा बुला रही है। सजनी घबराहट से बेचारी सा सूरत बनाकर बोली, नहीं काकी सा, हमें नहीं जाना, हमें उनसे बहुत डर लगता है, आप बोल दीजिए कि हमें बुखार हो गया है। बुआसा की आवाज फिर से आई, अरी ओ कामचोर कट्ठे मरगी। रूखमणि उसे देखकर दोबारा से बोली, जाइए बाईसा, वरना आपको सजा जरूर मिलेगी आज। सजनी रसोई से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोचते हुए बोली, हे राम जी, किसी को तो भेजो हमें इन खूंखार बुआ दादी सा से बचाने के लिए। सजनी ये कहते हुए जैसे ही रसोई के बाहर आई और उनके सामने जाकर बड़ी ही मासूम सी शकल बनाते हुए बोली, जी बुआ दादी सा, आपने हमें बुलाया, हम वो रसोई में आपके मनपसंद मोती चूर के लड्डू बना रहे थे। बुआ सा उस पर गुस्सा करते हुए बोली, जानूसू छोरी तन्ने घड़ी चोखी तरिया से कि तू क्या कर रही से, चल जा जल्दी हल्दी तैयार करने में मदद कर वा सबकी। सजनी मुंह बनाते हुए बोली, जी बुआ दादी सा। सब लोग अपने कामों के में लग जाते हैं। वही रुद्र रणविजय के कमरे में आता है। तब रणविजय अपनी बालकनी में खड़ा बाहर सबको देख रहा था। रुद्र ने कहा, भाई सा, यो फाइल जो आपने मांगी से। रुद्र को बिना देखे ही रणविजय ने जवाब दिया, रख दे। रुद्र बिना कुछ बोले जाने लगा, तो रणविजय ने उससे सवाल किया, तन्ने कुछ को नहीं कहना। रुद्र बिना भाव के रणविजय को जवाब देते हुए बोला, क्या फायदा भाई सा, आप तो पहले ही फैसला ले चुके से, वैसे भी मैं आपके साथ हरदम रहूसू, तो जय बार भी सही। फिर कुछ देर रुककर रुद्र एक बार फिर से बोला, के भरोसा से कि वह छोरी कान्हा के लिए सही माँ साबित होवेगी। भाई सा, आप उसने अपना छोरा सौंपने जा रहे हो, ऊपर से वह आपकी पसंद भी कोनी। रुद्र अपनी बात बोलते हुए रुक गया, जिसके बाद अब रणविजय अपने मन की बात उसे बताते हुए बोला, मैं यो शादी अपने वास्ते ना कान्हा के वास्ते कर रहा सूं, और जहाँ तक बात रही वह छोरी की, तो मन ने कान्हा की परवरिश करने वास्ते किसी भी औरत की जरूरत को नहीं। निक्कू अपने मन में बस यही सोचे जा रही थी कि ये रणविजय कौन है और कैसा दिखता होगा। यही सब सोचते हुए वो कब वंदना के कमरे में पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। जब वंदू ने उसे ऐसे खोए हुए देखा, तो वो निक्कू के पास आकर
उसे छेड़ते हुए अपना हाथ उसके चेहरे के सामने हिलाते हुए बोली, हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? अभी से ही अपने वाले के ख्यालों में खो गई क्या? निक्कू ने खोए हुए ही जवाब दे दिया, नहीं, तुम्हारे वाले के ख्यालों में। वधू एकदम से चौंकते हुए बोली, क्या? वंदू की आवाज सुन निक्कू को एकदम से होश आया कि वो क्या बोल गई। तब वो अपनी बात को क्लियर करते हुए बोली, मेरा मतलब है कि मुझे तेरे होने वाले पति का नाम पता चल गया है। तुझे पता है उसका नाम? निक्कू इससे आगे कुछ बोल पाती, वंदू ने अचानक ही उसके होंठ पर उंगली रख दिया। निक्कू ये देख हैरान हो गई। निक्कू ने फिर वधू का हाथ हटाकर उससे सवाल किया, तूने मेरे मुंह पर हाथ क्यों रखा? मैं तुझे तेरे होने वाले पति का नाम बता रही हूँ और तू है कि? वंदू उससे अपनी नजरें फेरते हुए बोली, मुझे नहीं जानना। निक्कू असमंजस में उससे पूछते हुए बोली, पर वधू, तुझे जिसके साथ पूरी जिंदगी रहना है, तू उसी के बारे में क्यों नहीं जानना चाहती? वधू उससे नजरें चुराते हुए बोली, शादी के बाद जान लूंगी। निक्कू उसे हैरानी से घूरते हुए बोली, पर? वधू अब निक्कू को रोकते हुए बोली, पर वर कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया। फिर वंदू बात को बदलते हुए आगे बोली, अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता, लड़के वालों ने हल्दी भेज दी क्या? निक्कू अब एकदम से मायूस होकर बोली, नहीं यार, पता नहीं कैसे है, 3 बज गए हैं पर अब तक नहीं भेजा। फिर निक्कू बाहर की तरफ जाते हुए बोली, अच्छा तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। रुद्र रणविजय की बात से असहमत होते हुए बोला, पर भाई सा, आखिर में वह छोरी आपकी लुगाई ही तो बनकर आवेगी। आप वाह के साथ कैसे? मतलब आपने तो वाह की तस्वीर तक को नहीं देखी और घर में सबने कह सोच लियो से, सबने लागे से कि आप या घर को वारिस। भाई सा, बस मन्ने आपकी खुशी चाहिए। रणविजय रुद्र की तरफ मुड़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, रुद्र, मारी जिंदगी में अब कुछ को नहीं बदल सके से। रुद्र उसके लिए परेशान होकर बोला, पर भाई सा, उस बात ने 12 साल बीत चुके से, अब तो आप किसी ने अपनी जिंदगी में आन दो। हवेली में नीचे हल्दी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तब बुआ दादी ने साधी को देखते हुए बोला, रे साधी, जा अपने भाई सा ने बुला ला। साधी, जो कि हुकुमसा की छोटी बेटी है, वो प्यार से बोली, जी बुआ सा, हम अभी भाई सा को बुला कर लाते हैं। इतना कहते ही साझी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर रणविजय के कमरे की तरफ चली जाती है। रणविजय रुद्र को घूरते हुए बोला, मारी। रणविजय इसके पहले आगे कुछ बोल पाता, उससे पहले ही साझी उसके कमरे में आते हुए बोली, भाई सा, आपको बुआ सा बुला रही है, हल्दी की रस्म के लिए। रणविजय उसकी बात सुन उसे जवाब देते हुए बोला, तू चल, मैं आ रहा सू। साझी रणविजय का जवाब सुन वहां से चली जाती है और साथ ही रुद्र भी रणविजय को एक नजर देख उसके कमरे से चला जाता है और उनके जाते ही रणविजय भी कपड़े बदलकर नीचे चला आ गया। सब नीचे रणविजय का ही इंतजार कर रहे थे। उसके नीचे आते ही बुआ सा उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, आजा छोरा, चल बैठ, थारी हल्दी की रस्म करे। रणविजय बैठने के बजाय हल्दी की थाल की ओर बढ़ गया। उसने हल्दी को छूकर थाल नीचे रख दी। उसे ऐसा करते देख सब उसे हैरानी से देखने लगे। बुआ सा उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, छोरा, यो सबके है, तू यो क्या कर रहा से? रणविजय उन्हें बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, बुआ मासा, मन्ने यो कहा था कि मैं यो रस्म पूरी करूंगा, पर मन्ने यो को नहीं कहा था कि मैं हल्दी लगवाने वाला सो। फिर रणविजय हल्दी की थाल की तरफ इशारा करते हुए बोला, यो रही थारी जुठी हल्दी। इतना कहकर वो वहां से बिना कुछ सुने चला गया। ये देख सबके मुंह लटक गए, पर क्या किया जा सकता था। फिर हुकुमसा सबको देखते हुए बोले, चलो चलने का वक्त हो गया से। शादी से पहले ही हुकुमसा, धर्म, माखन और बाकी के सब आदमी आज ही वहां जा रहे थे, सिवाय सभी औरतों और रणविजय, यश, कर्मवीर और रुद्र के। हुकुमसा के साथ ये सब सीधा जयपुर से फ्लाइट लेकर जाने वाले थे। बाहर आते ही निक्कू ने अपनी बुआ से सवाल किया, बुआ जी, ये हल्दी कब आएगी? देखो ना, इतना टाइम हो गया है। बुआ उसे जवाब देती हुए बोली, अरे भाई, आता ही होगा, तू चिंता मत कर।
तभी वहां एक अजीब सा आदमी आता है, जिसे देखकर कुछ ठीक तो नहीं ही लगा निक्कू को, पर उसके हाथ में एक कपड़े से ढका थाल था। वो अंदर आते हुए बोला, ये लीजिए भाभी, आपकी बेटी की हल्दी, और कुछ परेशानी हो तो बता दीजिए। बुआ उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अखिलेश भाई साहब, सब आपकी ही मेहरबानी है, तभी तो वंदना को इतना अच्छा घर परिवार मिला है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। लेकिन क्या ये सच में अंत था, या फिर कहानी में अब भी कोई नया मोड़ आने वाला है? ये जानने के लिए आपको अगला भाग देखना होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके प्यार और सपोर्ट से ही ये सफ़र आगे बढ़ रहा है। मिलते हैं जल्द एक और दिलचस्प भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और कहानियों की दुनिया में मेरे साथ खोते रहिए। मैं हूँ मिस्टर FM। मिलते हैं अगले भाग में।